गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपके स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है ब्रांच अकाउंट, तो आज हम लोग ब्रांच अकाउंट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ एंट्री सीखेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे रखी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। ब्रांच अकाउंट के नाम से ही हमें लगता है कि बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एक जब पेड़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ब्रांच के नाम से पेड़ की ब्रांचेस ही, या जिसको हम हिंदी में शाखा खाते कहते हैं, वही ध्यान आता है कि ब्रांच बहुत सारी होना। तो यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, जैसे एक मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, एक पेड़ बना रही हूँ। ये जो पेड़ आपके सामने है ये मेन है और इसकी एक ब्रांच इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, एक इस तरह से जितने नंबर ऑफ चीजें निकल सकती हैं ये सब ब्रांच ही कहलाती हैं। ए बी सी डी ई एफ और इसके अलावा बहुत सारी और भी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक होता है ब्रांच और दूसरा होता है डिपार्टमेंट। अगर ये आप एक ही प्लेस पर, सेम प्लेस पर हम बात करें तो सेम प्लेस की अगर बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट हो जाते हैं, और अगर हम इसको एक ही प्लेस में ना रखकर डिफरेंट प्लेसेस की बात करें तो ये ब्रांच हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लीजिए, डिपार्टमेंट और ब्रांच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रांच का मतलब ये होता है डिफरेंट प्लेसेस पर उसकी ब्रांचेस होना या उसकी शाखाएं होना, लेकिन डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि एक ही छत के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होना, वो उस डिपार्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्रांच की। ब्रांच, जैसा अभी मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है कि यहाँ पर जो आप ब्रांच देख रहे हैं, एक पेड़ है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन इसका जो मेन होता है ब्रांच, जो जैसे अभी जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया तो एक लाइन पहले खींची, तो इसको हम हेड ऑफिस कह सकते हैं। हेड ऑफिस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये हेड ऑफिस मेन है या ऑथर है या इसका मालिक है, और इसी मालिक का जब बिजनेस बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वो एक सोचता है कि नहीं, मान लीजिए भोपाल में उसने पहले एक सिंगल एक ऑफिस खोला, अब उसको लग रहा है कि भोपाल में ही काम नहीं चलाना, हमें अपना बिजनेस को और बढ़ाना है, और बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो इंदौर में एक ब्रांच खोलना चाहता है, एक ग्वालियर में खोलना चाहता है, एक जबलपुर में खोलना चाहता है। तो यहाँ पर जो मालिक बैठा है वो तो भोपाल में बैठा है, लेकिन जब वो ब्रांच खोलने की बात कर रहा है तो वो इंदौर चला गया, ग्वालियर चला गया, जबलपुर चला गया। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस उसने डाल ली हैं। तो कंट्रोल यहाँ पर हेड ऑफिस के पास है, कंट्रोल हेड ऑफिस के पास है, लेकिन ये डिफरेंट जो ब्रांचेस खोली हैं इन ब्रांचेस पे वो अपना काम कर रहा है। तो आज हम इसी के बारे में सुनेंगे। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ब्रांचेस जो होती हैं ये ब्रांचेस हेड ऑफिस के कहने के अनुसार ही काम करती हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं करती है। हेड ऑफिस ने उसको कहा है कि आपको कैश सेल करना है तो वो नकद विक्रय करेंगी। अगर हेड ऑफिस ने कहा है कि नहीं, आपको भाई उधार भी बेच लेना है, क्योंकि आजकल बिजनेस उधारी पे ज्यादा चलता है, तो भाई वो उधार भी बेच लेंगे, यानी कि दोनों तरह का बिजनेस वो कर सकती हैं। कैश भी अपना गुड्स सोल्ड कर सकती हैं और साथ ही साथ क्रेडिट सेल भी वो कर सकती हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, इसके लिए इंस्ट्रक्ट करता है उसको हेड ऑफिस। तो यहाँ पर जैसा जैसा हेड ऑफिस बोलता जाएगा वैसा ही ब्रांच को करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब हेड ऑफिस के कहने के अनुसार वो काम कर रही है तो सबसे पहले हेड ऑफिस उसको गुड सप्लाई भी करेगा। गुड सप्लाई का मतलब सबसे पहले वो माल बेचने के लिए उसको भेजेगा, तभी तो वो बेचेगा। तो सबसे पहला काम होता है हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को या ब्रांच को माल भेजना, जिसको हम शाखा को माल भेजना भी कहते हैं, और गुड सप्लाई टू ब्रांच के नाम से भी हम आगे जब पढ़ेंगे या जनरल एंट्रीज हम जब सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये जो उसने गुड्स रिसीव किया है ये अपने हेड ऑफिस से रिसीव किया है, और इस हेड ऑफिस से जो रिसीविंग हुआ है इसी रिसीविंग गुड्स को वो सेल करेगा, और ये सेल कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकता है।
अब यहाँ पर एक बात और होती है कि केवल माल को प्राप्त करना और प्राप्त करके बेचना ही सफिशिएंट नहीं होता। हम सब जानते हैं कि जब भी हम छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, हाँ, इस एक्सपेंडिचर के लिए भी जो पैसा होता है वो हेड ऑफिस उसको भेजता है। आप लोगों ने 11th में एक अकाउंट पढ़ा है, या फिर आप कह सकते हो कि कई बार आप लोग सामान्य भाषा में भी सुनने में आपको आता है पैटी कैश। पैटी कैश का मतलब हिंदी में जिसको हम खुदरा व्यय या खुदरा रोकड़, रोकड़ का मतलब हमारे पास रोकड़ आई, अगर इसमें से हम कुछ व्यय कर रहे हैं तो वो खुदरा व्यय हो गए। तो इस तरीके से हमने उसको सुना और पढ़ा है। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, इन एक्सपेंडिचर को करने के लिए भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ अमाउंट भी सेंड करता है। तो ये कहलाता है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं, ब्रांच में जो एम्प्लॉई है, जो मैनेजर है, या जो भी लोग उसमें हेड ऑफिस के द्वारा रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी खर्च किया हुआ हो सकता है। और साथ ही साथ कस्टमर के लिए भी आजकल हम लोग बहुत सारा खर्च करते हैं। आपको मालूम है ट्रेड एक्सपेंसेस छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, वो एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। तो सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, रेंट हो गया। जहां पर ब्रांच खोली है, अगर हेड ऑफिस की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है तो उस कंडीशन में वहां पर जो भी किराए पर बिल्डिंग ली गई है उसका जो रेंट अमाउंट है, जो पेमेंट करना है, उसके लिए भी हेड ऑफिस ब्रांच को एक्सपेंडिचर भेज सकता है या कैश भेज सकता है। तो यहाँ पर दो चीजें हमारी, या तीन चीजें हमें समझ में आ गई। एक आ गया कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया है सेल करने के लिए। दूसरी बात इसी में निकल कर आ रही है कि उसने गुड्स सेंड किया है सेल करने के लिए, यानी सेंड भी है और साथ ही साथ सेल भी है। तो दो चीजें हो गई, सेंड और सेल। हम सभी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रॉफिट निकालने के लिए परचेस और सेल को दो अलग अलग साइड रखना पड़ता है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है और ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखा है, अगर हम परचेस को लिखते हैं तो डेबिट में लिखते हैं और सेल को लिखते हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यहाँ भी जाहिर सी बात है, चूंकि ब्रांच है तो ये अपने आप खुद तो परचेस नहीं कर रही है, लेकिन वो परचेस जो अमाउंट परचेस गुड्स है वो रिसीव कर रही है हेड ऑफिस से। तो सीधा हमको समझ में आता है कि ये जो भी रिसीविंग हो रही है ये हेड ऑफिस से हो रही है, इसलिए ब्रांच के डेबिट साइड में गुड्स सेंड टू ब्रांच के नाम से एक एंट्री आ जाएगी। और वैसे ही सेल हमेशा क्रेडिट में आता है, तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में सेल लिख देंगे हम। अभी हमने एक एक्सपेंसेस की बात की थी। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम सभी रूल्स जानते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं, इसलिए ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस भी लिख देंगे। इसके बाद जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। सेल ज्यादा हुआ तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर सेल कम हुआ तो क्रेडिट में अगर बैलेंस लिखना पड़ता है, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, तो उसको हम लॉस कहते हैं। ये तो ये सिंपल सी चीजें हो गई। फिर दूसरा, ब्रांच के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि ब्रांचेस जो होती हैं वो कई शहर में हो सकती हैं। कई शहर का मतलब भोपाल में उसका हेड ऑफिस है, ब्रांच उसने इंदौर में खोल के रखी है। अब इंदौर में खोलने का मतलब ये है कि उसने एक बिल्डिंग तो रेंट पे ले ली, लेकिन केवल बिल्डिंग से ही काम नहीं चलता, साथ ही साथ हो सकता है कि उसमें फर्नीचर भी उसको लगाना पड़े। तो बिल्डिंग रेंट पे ली जा सकती है, फर्नीचर उस खुद परचेज कर सकता है। लेकिन ये जो फर्नीचर परचेज किया है पर्टिकुलर हमने इंदौर ब्रांच के लिए परचेज किया है, तो ये ब्रांच की एसेट्स हो गई। तो इस तरह की जो एसेट्स होती हैं उस, और एक चीज और मैं आपको बीच में बता दूं कि जो भी एसेट्स होती हैं वो हर साल खरीदी और बेची नहीं जाती, उनका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये जो फर्नीचर उसने खरीदा है, जिस साल खरीदा है उस साल तो डेबिट में आ जाएगा, लेकिन ब्रांच के नेक्स्ट ईयर में यही फर्नीचर ट्रांसफर होके अगले साल चला जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर फर्नीचर खरीदा है और ब्रांच के पास पिछले सालों का क्रय किया हुआ फर्नीचर या इसके अलावा कोई और भी अतिरिक्त एसेट्स है, तो उसके बैलेंस को ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, या एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, इसलिए ब्रांच के डेबिट साइड में हम इस फर्नीचर को, ये इसके अलावा जो और भी एसेट्स हैं वो हम लिख लेंगे। फर्नीचर एक जनरली मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्योंकि जो भी ऑफिस होता है उस ऑफिस में सबसे जरूरी जो चीज होती है वो फर्नीचर की होती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे पेटी कैश की। जो एक्सपेंडिचर करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा है, जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाए, उसमें से भी कुछ बैलेंस बच सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्च करने के लिए भेजे।
अब इस 1000 रुपए में से 500 रुपए ही खर्च हुए हैं, 500 रुपए हमारे पास बैलेंस में है। तो इस बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस के नाम से या पेटी कैश के नाम से 31 दिसंबर या अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर, अगर एंडिंग हम 31 मार्च को कर रहे हैं तो 31 मार्च को हम क्रेडिट में शो कर देंगे। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश के नाम से ब्रांच के डेबिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो तरीके के बैलेंस देख लिए, एक वो बैलेंस जो आपका एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, और दूसरा अगर पेटी कैश में से भी कुछ पैसा बचा हुआ है तो उसको भी हम इस साल के क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्रेडिट में लिखेंगे और ओपनिंग बैलेंस के लिए नेक्स्ट ईयर के डेबिट साइड में ये पोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बहुत अनभिज्ञ नहीं है डेटर्स या देनदारों की राशि से। जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमारे देनदार अपने आप बन जाते हैं। तो जब देनदार बन गए इसका मतलब ये है कि उसका कोई जरूरी नहीं है कि पैसा इसी साल हमें वसूल हो जाए। हो सकता है कि जो देनदार है, जो डेटर्स हैं, उनका जो अमाउंट है वो हमें अकाउंटिंग ईयर के बाद में रिसीव हो, लेकिन ये बैलेंस हमारे पास है तो ये बैलेंस हमें रिसीव तो होगा। तो इस बैलेंस को रिसीव करने के लिए अगर इसका भी क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस आता है तो इस बैलेंसेस को भी हम ब्रांच अकाउंट में दिखाते हैं। अगर ओपनिंग है तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में दिख जाएगा और अगर ये क्लोजिंग है तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में हम इसका बैलेंस दिखा देंगे। बहुत सारी ये छोटी सी हमने नॉमिनल सी बात अभी हमने सीखी कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमें मेन जो चीजें चाहिए होती हैं वो होती है। एक चीज और रह गई है, स्टॉक। हमें पता है कि जब भी माल भेजा जाता है या खरीदा जाता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे जरूरी नहीं है कि माल पूरा का पूरा बिक जाए। तो ये जो अनसोल्ड गुड्स रहता है या बिना बिका माल या जिसको हम रहतिया कहते हैं, ये स्टॉक भी अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो ब्रांच के क्रेडिट में आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर ब्रांच की ओपनिंग साइड या डेबिट साइड में हम इसको शो कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मेरी बातों से या जो हम लोगों ने अभी चर्चा की उससे समझ में आ रहा होगा कि हमको 3-4 तरीके के बैलेंसेस ओपनिंग में मिल जाते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स हो गया, पेटी कैश हो गया, और अगर कोई इसके अलावा और एसेट्स है जैसे फर्नीचर वगैरह तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हम डेबिट में लिख लेते हैं। यही सारे बैलेंस फिर से कुछ इसमें बैलेंस रहता है तो ब्रांच के क्रेडिट में आ जाते हैं। तो सीधा सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इन सब का ओपनिंग बैलेंस ब्रांच के डेबिट में और इन सब का क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। जब हम एसेट्स को ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है, लायबिलिटीज का अगर ओपनिंग बैलेंस है, मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं, तो वो बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज का डेबिट में आ जाएगा। जनरली इस तरह का बैलेंसेस लायबिलिटीज का इतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सारा का सारा मटेरियल हेड ऑफिस से रिसीव कर रहे हैं, हम खुद परचेस नहीं कर रहे, तो जनरली हमको क्रेडिटर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस भी दो तरह की होती हैं। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी ये सब डिपेंडेंट ब्रांच के लिए करी थी। अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच की हम बात करें तो इंडिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस इंडिपेंडेंट ब्रांच को ये भी सहूलियत दे देता है कि भाई आप अपने आप भी परचेस कर सकते हो। तो कुछ मटेरियल तो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है और कुछ जरूरी पड़ने पर ब्रांच से कह सकता है कि आप अपने आप परचेस कर लीजिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब ब्रांच अगर इंदौर में है तो मटेरियल हो सकता है कि इजीली हम इसको सेंड कर पाए, लेकिन अगर ब्रांच उसकी बॉम्बे में है या किसी और अदर स्टेट में है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जब हम उसको मटेरियल सेंड करें तब तक बहुत ज्यादा टाइम हो जाए, माल पहुंचते पहुंचते सीजन निकल जाए या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम इंडिपेंडेंट ब्रांच पर जाएंगे और उसे कहेंगे कि आप ऐसा करिए कि जो जरूरी मटेरियल है आप वहीं से वहीं परचेस कर लीजिए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम आपको मटेरियल सप्लाई कर सके। तो जब ऐसी स्थिति आती है जिसमें ब्रांच को गुड्स सेंड भी किया जाता है और साथ ही साथ उसको ये भी अधिकार दे दिया जाता है कि जरूरत पड़ने पर आप माल को वहीं से परचेस भी कर सकते हैं, तो ये कैटेगरी इंडिपेंडेंट ब्रांच की आती है। ये तो छोटी सी दो हमने सिंपल चीजें देख ली, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसके अलावा एक और होता है फॉरेन ब्रांच। नाम से पता चल रहा है विदेशी शाखा। जब हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में है और उसकी ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में है तो ये कहलाती है आपकी फॉरेन ब्रांच या जिसको हम विदेशी शाखा कहते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि हेड ऑफिस मान लीजिए भोपाल में है लेकिन हमने ब्रांच उसकी अमेरिका में खोल के रखी है,
तो ये इस तरह की जो ब्रांचेस होंगी वो हमारी फॉरेन ब्रांच की कैटेगरी के अंदर शामिल होंगी। ये हमने एक थोड़ी जनरल सी बातें कर ली हैं। अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी और पेन निकाल सकते हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो हम लिखेंगे। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा ब्रांच अकाउंट दिया हुआ है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। लिखिए आप लोग, ये आपके सामने शाखा खाते का आशय दे रखा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। शाखाओं के संबंध में जो खाते मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में खोले जाते हैं उन्हें शाखा खाते कहते हैं। थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि हमें पढ़ना बहुत है और हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। शाखा खाते का आशय लिख लीजिए। शाखाओं के संबंध में जो खाते मुख्य कार्यालय मीन्स हेड ऑफिस। अभी हम लोगों ने बात की थी हेड ऑफिस, क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ही माल सेंड कर रहा है, हेड ऑफिस ही उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शाखा खाते के बारे में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी एंट्रीज पास करनी है, वो हेड ऑफिस अपने बुक्स में करेगा। तो जो शाखा खाता बनाया जाता है वो हेड ऑफिस बनाता है, लेकिन लिखता क्या है? हेड ऑफिस अपनी बुक में लिखेगा शाखा खाता या ब्रांच अकाउंट। और हम सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम सबको पता है कि हम अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखते, है ना। जैसे मान लीजिए किसी से उधार लेना है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि मुझे उधार लेना है, हम लिखेंगे राम से उधार लेना है, वापस लेना है हमको राम से, या राम को वापस करना है, जो भी लेन देन है। तो जो दूसरा पर्सन है उसके बारे में लिखते हैं हम। इसी तरीके से हेड ऑफिस भी अकाउंट तो खुद अपनी बुक में खोल रहा है, लेकिन जो अकाउंट ओपन करेगा वो ब्रांच अकाउंट के नाम से ओपन करेगा। ये आशय आपने लिख लिया होगा। शाखाओं के संबंध में जो खाते मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में खोले जाते हैं उन्हें शाखा खाते कहते हैं। इनके अंतर्गत अंतिम खाते भी आते हैं। अंतिम खातों से शाखाओं की वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। ये क्या, हमने एक और चीज इसमें जोड़ दी, इसके अंतर्गत अंतिम खाते भी आते हैं। अंतिम खाते का मतलब जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। जब हमारे पास जो बिजनेस होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है तो सिर्फ हमें शाखा खाते से ही उस बिजनेस के बारे में या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पता नहीं चलता। हम उस सिचुएशन में उसके फाइनल अकाउंट भी तैयार कर लेते हैं। और फाइनल अकाउंट में आप सभी जानते हैं, सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसके अंतर्गत हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं, और आप लोगों ने सबने बना भी रखा है। आप लोगों ने ये आशय लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। शाखा लेखों के उद्देश्य। शाखा लेखों के उद्देश्य क्या होते हैं यहाँ, यानी कि हेड ऑफिस शाखा खाते क्यों रखता है, इसके ये डिफरेंट टाइप के जो उद्देश्य लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला, लाभ या हानि का ज्ञान। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए हम शाखा खाता खोलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि हेड ऑफिस की 10 ब्रांचेस हैं। अब 10 ब्रांचेस का वो कॉमन अकाउंट रखेगा तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि इंदौर ब्रांच में लॉस हो रहा है या ग्वालियर में हो रहा है या जबलपुर में हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब तो ठीक है, चलो आगे बिजनेस कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर कोई ब्रांच में लॉस हो रहा है तो उसको डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस अकाउंट या डिफरेंट ब्रांच अकाउंट रखने जरूरी हैं। तो उस पर्टिकुलर नाम से हमें उस ब्रांच अकाउंट का लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, शाखाओं पर नियंत्रण। एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, हेड ऑफिस ये देख ले कि कौन सी शाखा ज्यादा लाभ कमा रही है और कौन सी ऐसी शाखा है जहां लॉस हो रहा है, जिसपे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। या ऐसा तो नहीं कि वो जो मटेरियल है वो गाना ज्यादा कुछ मटेरियल ब्रांच अपने पास ही रख रही हो और बाकी सेल कर रही हो और बाद में हेड ऑफिस को बता रही हो कि पूरा मटेरियल सेल नहीं हो पा रहा है, या जो भी सिचुएशन हो। तो कंट्रोल करने के लिए भी हम शाखा लेखे खोलते हैं या रखते हैं। वित्तीय स्थिति का ज्ञान। अभी आपने आशय देखा था, आशय में मैंने आपको बता दिया था कि जब बहुत ज्यादा हमारे पास बिजनेस हो जाता है उस कंडीशन में हम शाखाओं की भी वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांच ने हमें कितना प्रॉफिट अर्न करके दिया, तो उसके लिए भी हम शाखा खाते रखते हैं। शाखा लेके रखना अनिवार्य भी है। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, बहुत सारे ऐसे रूल्स आ गए हैं, जो चीजें कंपलसरी हो गई हैं, वैसे ही शाखा लेके रखना भी अनिवार्य है। अगर एक हेड ऑफिस है, उसकी 10 ब्रांचेस है, तो वो 10 अलग अलग ब्रांच के नाम से खातों को रखेगा। नेक्स्ट है माल एवं रोकड़ के संबंध में जानकारी। हमें मालूम होता है कि कितना गुड्स हमने सेंड किया है, कितना कैश रिसीव हुआ है उस पर्टिकुलर ब्रांच से, या उस ब्रांच ने कितना मटेरियल कैश में सेल किया है, कितना उधार में सेल किया है, कितना पैसा आना बचा है।
इन सब की जानकारी के लिए भी शाखा खातों को रखा जाता है। दूसरा, शाखा की कार्य कुशलता में वृद्धि, साथ ही साथ उसकी एफिशिएंसी में वृद्धि होती है। या हो सकता है कि हेड ऑफिस सोच रहा हो कि एक ब्रांच जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसके जो कर्मचारी हैं, उसका जो ब्रांच मैनेजर है, उसको हम कुछ स्पेशल बेनिफिट दे दें। जब हम उसको स्पेशल बेनिफिट देंगे तो अपने आप ओवरऑल पहले से ही वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ज्यादा भी अच्छा काम करने लगेगा। तो ये आपके सामने ऑब्जेक्टिव थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। लाभ या हानि का ज्ञान, इसके लिए हम शाखा खाते रखते हैं। शाखाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, वित्तीय स्थिति के ज्ञान के लिए शाखा लेखे रखने अनिवार्य हैं, और माल एवं रोकड़ के संबंध में जानकारी हो जाती है, और शाखा की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर हम शाखाओं के प्रकार, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस हम देख रहे हैं। दो तरह की ब्रांच मैंने भी आपको बताई हैं। अगर हम इसको क्लासिफाइड करने जाएं तो इस तरीके से कर लेंगे। इनलैंड ब्रांच यानी कि जो देश के अंदर हैं उसे हम इनलैंड ब्रांच की कैटेगरी में रख रहे हैं, और जो फॉरेन में ब्रांचेस हैं वो फॉरेन ब्रांचेस हो गई। तो पहले हम दो तरह के क्लासिफाई करें। एक हो गया आपका जो हमारे देश के अंदर की ब्रांचेस हैं उसको हम इनलैंड ब्रांच कहेंगे, और जो देश के बाहर ब्रांचेस हैं उसको हम फॉरेन ब्रांच कहेंगे। अब इनलैंड ब्रांच में हमने दो चर्चा करी है। एक है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस विच मेंटेन इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिसका अकाउंट हेड ऑफिस तो रखता ही रखता है, साथ ही साथ शाखा भी अपने खाते रखती है, वो कहलाती हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और डिपेंडेंट ब्रांचेस फॉर विच होल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस, इस तरह की ब्रांचेस जिसका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हेड ऑफिस ही रखता है, क्योंकि उसी ने उसको सप्लाई किया है, उसी ने कहा है कितना सेल करना है, उसी ने कहा है कि अगर आपको कम पड़े तो भी आप परचेस नहीं कर सकते हैं, हमारे द्वारा भेजे हुए मटेरियल को ही आप सेल करेंगे। तो इस तरह के जब इंस्ट्रक्शन हम ब्रांच को देते हैं तो वो डिपेंडेंट ब्रांच कहलाती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस आपको समझ में आ गया, आपने नोट कर लिया। हमने पहले इसको दो में क्लासिफाइड किया है, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस की कोई कैटेगरी हमने नहीं बनाई है, इनलैंड ब्रांच की हमने दो कैटेगरी बनाई है। एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा है डिपेंडेंट ब्रांचेस। हम यहाँ पर पहले आज बात करेंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस की। आपके आगे फिर से मेथड्स दे रखे हैं। ये जो मेथड्स हैं ये रिलेट करते हैं अकाउंटिंग से। ये वो अकाउंटिंग है जिसको हमें आगे चलकर पढ़ना है। ब्रांच के बारे में आप लोगों ने थ्योरी पार्ट थोड़ा समझ लिया है, अब हम आगे अकाउंटिंग पार्ट करेंगे। और अकाउंटिंग पार्ट के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्रांच अकाउंट होता है वो कितने तरीकों से रखा जा सकता है। और दूसरा, अभी हम सिर्फ आज के इसमें बात करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच की। हेडिंग आपको दिख रही है, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। जो आश्रित शाखाएं होती हैं उसके खाते किस तरीके से रखे जाते हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो शाखा होती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात करा कि उसके लिए जो मटेरियल सप्लाई किया जाता है वो मटेरियल शाखा को हेड ऑफिस सप्लाई करता है। इसमें आपको सेकंड नंबर पे एक स्लाइड दिख रही है जिसमें लिखा है गुड्स इनवॉइस एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। यहाँ पर एक नई चीज आ गई, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। ये मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगी कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस क्या होता है। एक है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, फिर जो निकल कर आता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये आप लोग सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो वो जो कहलाता है वो आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है। ये जो कॉस्ट प्राइस है इस पर भी गुड्स सेंड कर सकती है, और सेलिंग प्राइस जो है इस पर भी गुड्स सेंड किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि ब्रांच नहीं चाहती कि उस हेड ऑफिस नहीं चाहता कि ब्रांच को पता चले कि उसके मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो उस कंडीशन में जब वो मटेरियल सेंड करती है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर वो मटेरियल सेंड कर देती है, और सेलिंग प्राइस के अंदर ही दोनों चीजें शामिल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड्स इनवॉइस एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस,
इसके अंदर हमने 3 कैटेगरी बनाई है या 3 मेथड्स को इसमें दिखाया है। पहला मेथड है डेटर्स मेथड, दूसरा मेथड है स्टॉक इन डेटर्स मेथड, तीसरा है फाइनल अकाउंट मेथड। इसको हम और ज्यादा आगे देख लें, दोनों ही कंडीशन में, चाहे कॉस्ट प्राइस हो चाहे सेलिंग प्राइस हो, किसी भी दोनों में से कोई भी तरीके से माल को भेजा जाए, इसके अंदर 3 मेथड्स आते हैं। पहला जो मेथड्स होता है वो कहलाता है डेटर्स मेथड, या हम इसको हिंदी में कहते हैं देनदार पद्धति। एक दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। आप नोट डाउन कर लीजिए, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं स्टॉक एवं देनदार विधि। और एक तीसरा कहलाता है जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट मेथड। ये जो 3 मेथड आपके सामने हैं, ये तीनों ही मेथड, चाहे हम कॉस्ट प्राइस में मटेरियल सेंड कर रहे हो, चाहे हम सेलिंग प्राइस में कर रहे हो, इन दोनों में, इन 3 मेथड से हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट मेथड को हिंदी में क्या कहेंगे? अंतिम खाते, अंतिम खाते विधि। देनदार पद्धति, अब आपको मैं और आगे बता दूं, आपने नोट कर लिया होगा, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। देनदार पद्धति में, या जिसको हम डेटर्स मेथड कह रहे हैं, इसके अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक बनता है ब्रांच अकाउंट और दूसरा बनता है डेटर्स अकाउंट। पहला जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड के अंदर हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक बनेगा ब्रांच अकाउंट और दूसरा बनेगा डेटर्स अकाउंट। सेकंड जो हमने लिखा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, इसके अंदर पहला फिर वही ब्रांच अकाउंट बनेगा, लेकिन ब्रांच से पहले हम इसके अंदर एक स्टॉक अकाउंट भी बनाएंगे। इसमें एक डेटर्स अकाउंट भी बनेगा, साथ ही साथ इसमें एक एक्सपेंसेस अकाउंट भी बनता है। मोस्टली इसमें 4 इंपॉर्टेंट अकाउंट बनते हैं। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंदर हम 4 अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और एक आध अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जा सकता है अगर हम एक्सपेंसेस अकाउंट या किसी में प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हो तो, बताएंगे आपको आगे। एक तीसरा जो आपके सामने लिखा है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मेथड में आप सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है कि क्या होता है, लेकिन इसके बाद भी मैं आप लोगों को बता देती हूं। इसके अंदर पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनेगा इसमें बैलेंस शीट। इसके अंदर हम 3 अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट मेथड में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट बनेगी। ये तो हो गया गुड्स इनवॉइस एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, चाहे हम मटेरियल कॉस्ट प्राइस पे सेंड करें, चाहे हम मटेरियल सेलिंग प्राइस पर सेल करें, दोनों ही के अंदर हम डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड और साथ ही साथ फाइनल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा साइड आपको दिख रहा है, जो छोटा सा आपको स्लाइड दिख रही है, गुड्स इनवॉइस एट होलसेल प्राइस। इसमें नीचे सिर्फ होलसेल ब्रांचेस मेथड ही हमने लिख रखा है। अगर हम होलसेल यानी कि रिटेलर से पहले होलसेल प्राइस पर हम उसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर जिस भी फैक्ट्री में मटेरियल बन रहा है वहां से होलसेलर को जाएगा और होलसेलर उसको रिटेलर को देगा, तो ये होलसेल प्राइस कहलाती है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये आप लोगों के पास जो बुक्स हैं उस बुक्स में जनरली इस तरीके से मेथड दिए हुए होते हैं। मैंने भी आपको जो बताया ये डिफरेंशिएट करके बताया है, लेकिन आप लोग
आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं, हो सकता है कि उसमें जो मेथड्स दिए हों वो इस तरीके से दिए हों, जिसको पहले लिखा है सिंपल सिस्टम और डेटर्स मेथड, दूसरा है स्टॉक डेटर्स मेथड, और तीसरा है फाइनल अकाउंट सिस्टम या फाइनल अकाउंट मेथड, और फिर लास्ट वाला है होलसेल ब्रांच सिस्टम। ये 4 मेथड के नाम से भी बुक्स में दिया हुआ हो सकता है, और जो मैंने क्लासिफाई किया है वो इस तरीके से किया है। दोनों चीजों को आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम ही है, लेकिन बुक्स में होलसेल ब्रांच मेथड को भी एक कॉमन मेथड के अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, और इस तरीके से आपको बुक्स में मिल सकता है। अब आ जाइए, हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। अभी तक हमने ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि ब्रांचेस कितने तरह की होती हैं, ब्रांचेस के अकाउंटिंग कैसे रखे जाते हैं, और अकाउंटिंग रखने के लिए हमें जरूरी है जर्नल एंट्रीज करना। तो आपके स्क्रीन पर जर्नल एंट्रीज आ रही हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली एंट्री हमने जो हेडिंग लिखी है वो ये लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये जो जर्नल एंट्रीज कर रहा है ये हेड ऑफिस अपनी बुक में कर रहा है। नोट करिए, लिखिए सभी लोग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियां, हेड ऑफिस की बुक पुस्तक में पंजी प्रविष्टियां। सबसे पहले लिखा है, पहली एंट्री बन रही है फॉर गुड सप्लाई। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं माल भेजने पर। अब हेड ऑफिस अपनी बुक में कर रहा है, हेड ऑफिस के लिए रिसीवर हुआ ब्रांच, इसलिए उसने ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया है, और हेड ऑफिस के पास से गुड्स गया है, इसलिए गुड्स को उसने क्रेडिट किया है। सिर्फ हमने नाम थोड़ा बड़ा कर दिया है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि ये जो गुड्स गया है ये वो नहीं है जो हमको खुद को बेचना है या हमने बेचा है। हमें मालूम होना चाहिए कि ब्रांच के पास जो गुड्स गया है वो सप्लाई किया हुआ है, और ब्रांच इस गुड्स को अपने कस्टमर को बेचेगी, इसलिए गुड्स सप्लाई के नाम से एंट्री पास की गई है। आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए, पहली एंट्री बन गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। मैं समझती हूँ कि आप लोग ने ये एंट्री समझ ली होगी। इसी के नीचे जस्ट हमने एक दूसरी एंट्री लिखी है फॉर गुड्स रिटर्न। ऐसा कोई मटेरियल हमने ब्रांच को सप्लाई किया है जो डिफेक्टेड है या फिर सीजन से बाहर हो गया, ब्रांच कह रही है कि माल तो अभी नहीं बिक पाएगा, इसको आप वापस ले लीजिए। तो इसके लिए ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को माल वापस करने पर एंट्री ऊपर वाली एंट्री के जस्ट एकदम अपोजिट एंट्री बन जाएगी। जो एंट्री हमने ऊपर करी थी उसी की रिवर्स एंट्री नीचे करिए, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। दोनों एंट्रीज आप फिर से समझ लीजिए। पहली एंट्री में हमने ब्रांच को सप्लाई किया है, इसलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दिया। दूसरी एंट्री में ब्रांच गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो गिवर हो गया, इसलिए ब्रांच क्रेडिट हो गया। तो सेकंड वाली एंट्री बनती है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि हम इसको गुड्स रिटर्न क्यों नहीं लिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि गुड्स रिटर्न इसलिए नहीं लिख रहे, अगर हमने गुड्स रिटर्न लिख दिया तो गुड्स की दो अलग अलग अकाउंट ओपन हो जाएंगे, एक गुड्स सप्लाई के नाम से और एक गुड्स रिटर्न के नाम से। तो गुड्स रिटर्न को भी हम गुड्स सप्लाई के नाम से ही लिखेंगे, तो आपका जो एंट्री है वो सीधे सिंपल हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए फिर से एक बार। जैसे मान लीजिए आपने ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया है, तो आप एक अकाउंट बना रहे हैं गुड्स सप्लाई, टू ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं। अब जब गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट जब बन रहा है तो ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया है, तो यहां पर हमने क्रेडिट में लिख दिया बाय ब्रांच अकाउंट। इसको गुड्स सप्लाई किया है मान लीजिए 10,000। अगर हम गुड्स रिटर्न को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं तो टू बैलेंस सीडी के नाम से 10,000 ही वापस हमें लगेगा कि 10,000 का ही बैलेंस उसके पास है। लेकिन अगर उसने 10,000 में से 2,000 का गुड्स वापस कर लिया है तो 2,000 हमें यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा टू ब्रांच के नाम से। अब इसका बैलेंस 10,000 ना होते हुए 8,000 आएगा, जिससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि जो उसके पास बैलेंस है वो 10,000 नहीं है, 8,000 रुपए का या 8,000 गुड्स का बैलेंस है। इसलिए हम यहाँ पर ब्रांच द्वारा वापस किए हुए माल को गुड्स रिटर्न ना लिखते हुए गुड्स सप्लाई के नाम से एंट्री करते हैं। क्लियर सभी को? तो गुड्स रिटर्न की जगह हम क्या लिख रहे हैं, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट।
इसलिए हमने इसकी सेम वही रिवर्स एंट्री बनाई है। आगे आपको एक एंट्री और दिख रही है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। जैसे अभी बताया ये बैलेंस है, इस बैलेंस को जब तक माल सप्लाई किया जा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही माल सप्लाई हो जाता है और 31 मार्च को अगर हम अकाउंट देखते हैं, 31 मार्च जिस तारीख को हम अकाउंट क्लोज करते हैं, तो इसको बैलेंस सीडी ना लिखते हुए हम यहाँ लिखते हैं टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो 8,000 रुपए का जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से इस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे हम नेक्स्ट जो एंट्री है वो नोट डाउन कर लीजिए, फॉर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीसरी एंट्री है। नेक्स्ट हम एंट्री लिख रहे हैं फॉर रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम द ब्रांच। ये वो एंट्री है जो जिस माल को ब्रांच ने बेचा है और बेचे गए माल का जो पैसा है वो हेड ऑफिस को भेज रहा है। जब हेड ऑफिस को अमाउंट रिसीव होगा तो हेड ऑफिस के लिए कैश रिसीव हो गया, इसलिए कैश अकाउंट को उसने डेबिट कर लिया। कैश या बैंक अकाउंट दोनों ही हम डेबिट कर सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं। और आपको आजकल पता है कि सीधा कैश नहीं भेजा जाता है, अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट लिख रहे हैं। और जो गिवर है वो ब्रांच है, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। शाखा से राशि प्राप्त होने पर, हिंदी वाले बच्चे लिख ले, शाखा से राशि प्राप्त होने पर हेड ऑफिस अपनी बुक में जर्नल एंट्री पास करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इसके पहले मैंने आपसे चर्चा करी थी कि वो एक्सपेंसेस जो ब्रांच को करने हैं और जिसके लिए ब्रांच को हेड ऑफिस पैसा भेजता है, उस भेजे गए पैसे के लिए हम एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल रखी है मैंने, फॉर एक्सपेंसेस एट द ब्रांच मेट बाय द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस ने भेजे हैं। शाखा को एक्सपेंसेस के लिए या व्ययों के लिए राशि भेजने पर रिसीवर यहाँ पर ब्रांच अकाउंट हो गया, इसलिए ब्रांच अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। फिर वही बात हो गई, यहाँ पर कैश अगर डायरेक्ट उसको दे रहे हैं तो टू कैश लिख लेंगे, और अगर हम ब्रांच के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो हम टू बैंक अकाउंट लिख लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे फॉर एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो ब्रांच के पास हम खरीद के दे देते हैं और वो नेक्स्ट ईयर चलती रहती हैं, या आगे फ्यूचर में भी वो एसेट्स वैसी रहती है। एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था फर्नीचर का, कि ब्रांच को एक फर्नीचर खरीद के दे दिया और उस फर्नीचर को वो हर साल कैरी फॉरवर्ड करता जा रहा है उसके बैलेंसेस को, भले ही वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है कुछ ना कुछ वैल्यू ब्रांच अकाउंट में आती जाएगी। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ब्रांच के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो अभी जो हमने एंट्री लिखी है ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। अगर फर्नीचर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच को एक बिल्डिंग खरीद के दे दी तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रांच बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ओवरऑल एंट्री लिखी गई है कि जो भी एसेट्स है अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस है, उस क्लोजिंग बैलेंस को ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रांच एसेट्स के नाम से, ब्रांच फर्नीचर के नाम से, बिल्डिंग के नाम से या पर्सनली एसेट्स के नाम से हम इसकी एंट्री पास कर सकते हैं। इसी तरीके से लायबिलिटीज के लिए मैंने आपको बताया, जो क्लोजिंग बैलेंस है जब एसेट्स का क्रेडिट साइड में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो लायबिलिटीज हैं उसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, जिसके लिए एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज अकाउंट। आशा है आप लोगों ने ये दोनों एंट्रीज नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट, ये सब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रांच का जो हमने अकाउंट बनाया, डेबिट में भी लिखा, क्रेडिट में भी लिखा, तो सिंपल है, उसका डिफरेंस निकल कर आएगा। ये डिफरेंस अगर क्रेडिट का ज्यादा है, डेबिट का कम है तो प्रॉफिट होगा। हम सभी जानते हैं क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कहलाता है, डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है तो वो लॉस कहलाता है। तो पहले हमने एंट्री लिखी है ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट या लाभ होने पर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जो बैलेंस है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर लॉस हो रहा है तो एंट्री हो जाएगी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। दोनों एंट्री आपको इजीली समझ में आ गई होंगी क्योंकि हम सभी ये हमेशा पढ़ते रहे हैं।
ये वो एंट्री है जो अभी हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्री करी थी एसेट्स की। अगर ब्रांच के पास मटेरियल या वो एसेट्स परचेज करके रख दिया गया है और उसको नेक्स्ट ईयर बैलेंस या नेक्स्ट ईयर का जब ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा तो वही क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच के ओपनिंग बैलेंस के नाम से दिखाया जाएगा। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के शुरू में उसी एसेट्स के लिए हम एंट्री पास कर लेंगे। ब्रांच अकाउंट डेबिट, अगर स्टॉक है, अनसोल्ड गुड्स है या जिसको हम रहतिया कहते हैं, तो टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट। अगर पिटी कैश का बैलेंस है यानी कैश जो एक्सपेंडिचर भेजा गया, एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट भेजा गया था उसमें से कोई पैसा बच जाता है, वो भी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा टू पिटी कैश एट ब्रांच। और अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर को भी हम ट्रांसफर कर देंगे टू फर्नीचर एट ब्रांच अकाउंट। तो कंप्लीट एंट्री बन गई। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट, टू पिटी कैश एट ब्रांच अकाउंट, टू फर्नीचर एट ब्रांच अकाउंट। और ठीक इसके अपोजिट जो एंट्री हम बनाएंगे, लायबिलिटीज के लिए भी हम ये एंट्री बना देंगे। लायबिलिटीज की जो आपकी एंट्री होगी इसके अपोजिट हो जाएगी। ओपनिंग आ रहा है, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अगर क्रेडिटर्स हैं, और जनरली क्रेडिटर्स ही रहते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कई बार होते हैं कि सैलरी देनी थी लेकिन नहीं दी, तो इस तरह के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो ब्रांच के क्रेडिट में चले जाएंगे और एंट्री बन जाएगी ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही नाम से ये एंट्री कर ली। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये देखिए, ये फॉर्मेट ऑफ ब्रांच अकाउंट, इस तरह का हमें अकाउंट बनाना है। जो अभी हमने जनरल एंट्रीज करी थी उसी एंट्रीज को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, बस पोस्टिंग करी है। हेडिंग डाल लीजिए ब्रांच अकाउंट और उसके ऊपर एक लाइन और लिख लीजिए। जो हम बना रहे हैं ये किसकी बुक में बना रहे हैं? हेड ऑफिस की बुक में बना रहे हैं, तो एक लाइन और लिख लीजिए, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में आप बना रहे हैं ब्रांच अकाउंट। फिर से सुन लीजिए, जो हमने जनरल एंट्रीज करी है उसी एंट्री का हमने ये लेजर अकाउंट बनाया है, लेजर ये ब्रांच अकाउंट बनाया है। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है कि ये अलग से क्या आ गया है या क्या चीजें हैं। इसमें हमने सिर्फ ब्रांच अकाउंट सीधा सीधा बना दिया है। उसी एंट्रीज के हिसाब से इसको आप नोट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आया है, वही बैलेंस जिसको अभी हमने लिखा था नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करके लेकर आए हैं। तो इसके पास ये सारे बैलेंसेस हो सकते हैं। स्टॉक का बैलेंस हो सकता है, पिटी कैश का बैलेंस हो सकता है, फर्नीचर का हो सकता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमारी एसेट्स होती है। आप लोग जानते हैं जब फाइनल अकाउंट आप बनाते हैं और एडजस्टमेंट में आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया हुआ होता है, तो उस प्रीपेड एक्सपेंसेस की हम 2 बार एंट्री करते हैं। एक बार हम उसको समायोजित करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी बार हम उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। इसके अलावा जिसके बारे में हम शुरू से ही चर्चा करते आ रहे हैं, टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। अभी आपने एंट्री करी थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, वही एंट्री हमने डेबिट में लिख दी है, टू गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। इसके अलावा टू कैश अकाउंट, इस कैश अकाउंट के ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉर एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। इसके नीचे ये जो हम लोगों ने कैश अकाउंट लिखा है, इस कैश अकाउंट को हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैश अकाउंट लिखा, आप कैश एंट्री तो हमने ऐसे लिख दी कैश अकाउंट के नाम से, और साथ में अगर वो सैलरी है तो इसके अंदर हमने लिख दिया सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस। इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो कैश तो ओवरऑल उसका नाम हो गया। अब इसके अंदर जो आपके एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो 3 तरह के एक्सपेंडिचर हैं, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस है। इस तरीके से दिखाया जा सकता है। फिर हमने लिखा है टू लायबिलिटीज। टू लायबिलिटीज में फिर वही हो गई, क्रेडिटर्स हो गए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। ये तो हो गया डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड में आप लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। ये जो ओपनिंग बैलेंस आया है ये बैलेंस लायबिलिटी का है, जिसके अंदर आपको क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। फिर बाय कैश अकाउंट, ये कैश जो आपके पास है, ये कैश अकाउंट 2 तरीके से है। 2 तरीके से कैश हेड ऑफिस को भेजा जा सकता है। एक कैश होता है जो कैश सेल कर रखा है, और दूसरा जो कैश है ये आप ऐसा भी आपको दिख सकता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे बाय कैश अकाउंट हम लिखते हैं। एक कैश होता है कैश सेल्स का,
और हमने अभी बात करी कि जो कैश सेल होता है इसके साथ ही साथ अगर हेड ऑफिस ने उसको कहा है कि आप उधार भी माल बेच सकते हो, तो उधार माल बेचने के बाद जो देनदारों से पैसा मिलेगा उसके लिए हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो कैश अकाउंट जो आपकी हेडिंग दिख रही है इसके अंदर दो तरह का कैश इन्वॉल्व है, एक है कैश सेल और दूसरा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ये वही है गुड्स रिटर्न जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जो सप्लाई किया है अगर कुछ मटेरियल ब्रांच ने वापस कर दिया है तो वापस को हम गुड्स रिटर्न के नाम से ना लिखते हुए गुड्स सप्लाई के नाम से ही एंट्री करेंगे, इसलिए मैं इसके ब्रैकेट में भी लिख दिया है गुड्स रिटर्न। फिर लास्ट में बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में दो तरह का बैलेंस आ रहा है, स्टॉक उसके साइड में चला गया है, स्टॉक को आप नीचे लिख लीजिए, बाय बैलेंस सीडी जो लिखा है इस बाय बैलेंस सीडी को आप ऐसा लिख सकते हैं, बाय बैलेंस सीडी। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस उसके पास किस किस का हो सकता है, स्टॉक का हो सकता है, पेटी कैश हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर हो सकता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है। जनरली इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमको मिलते हैं, ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से ये चार तरह के बैलेंसेस हमको मिल सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का, पेटी कैश का, फर्नीचर का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। अब इसके बाद आप जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा, डेबिट में देखिए टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है और क्रेडिट में बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। जो डेबिट में लिखा है टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो ये प्रॉफिट हो गया। क्रेडिट में जो आपको दिख रहा है बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉस। अगर डेबिट का ज्यादा है और क्रेडिट में कम आ रहा है तो ये लॉस हो गया। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। चले अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे फटाफट, जो आपने अभी किया है, जो देखा है उसी फॉर्मेट पर हमें ये क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देती हूँ और हिंदी में भी आपके सामने समझा देती हूँ। रवि एंड कंपनी ऑफ भोपाल हैज देयर ब्रांचेस एट इंदौर। रवि एंड कंपनी है, भोपाल में है, इसका मतलब है कि हेड ऑफिस उसका भोपाल है। हैज देयर ब्रांच एट इंदौर, इसका मतलब है कि जो उसकी ब्रांच है वो इंदौर में है। वे सेल्स गुड्स फॉर कैश ओनली, यहाँ पर लिखा है कैश ओनली, यानी कि केवल वो नकद विक्रय करती है। अभी मैंने आपके सामने जो दो एंट्रीज बताई थी, कैश अकाउंट और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स नहीं आएगा इसमें क्योंकि उसको उधार बेचने का अधिकार नहीं है। The following are the transaction between the head office for the year ending 31st March 2013। ये आपके पास कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं जिसके अंदर सबसे पहला बैलेंस दे रखा है ओपनिंग स्टॉक एट 1 अप्रैल को 20,000 रुपए का, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 50,000, कैश सेंड टू ब्रांच रेंट के लिए 200 रुपए हैं और अदर एक्सपेंसेस के लिए 100 रुपए हैं, और ब्रांच से जो कैश रिसीव हुआ है वो 60,000 रुपए का हमें कैश रिसीव हुआ है। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 15,000 है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश जो दे रखा है वो 10 रुपए का है। नीचे आपको दिया है फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर इंदौर ब्रांच अकाउंट इन दी हेड ऑफिस बुक्स। हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है और साथ में ही इंदौर ब्रांच अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 4-5 एंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ओपनिंग बैलेंस है, गुड सप्लाई है, कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस है, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच है, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश और एंट्रीज करनी है। तो नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए। सबसे पहली जो एंट्री होगी, ये देखिए जर्नल एंट्रीज आपके सामने हैं, आप खुद भी बना सकते हैं और साथ ही साथ आपको अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप देख भी सकते हैं। पहला जो हमने मटेरियल सप्लाई किया है 20,000 रुपए का, उसकी हमने एंट्री पास की है। इंदौर ब्रांच है इसलिए इंदौर और जोड़ दिया। हो सकता है कि भोपाल की ब्रांच ग्वालियर में भी हो, जबलपुर में भी हो, तो केवल अगर हम ब्रांच के नाम से लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि ब्रांच कहाँ की है। तो यहाँ पर हमने लिखा इंदौर ब्रांच अकाउंट डेबिट। सेकेंड वाली एंट्री में आपको बता रही हूँ, फिर से देख लीजिए 1 मिनट। यहाँ पर गुड्स सेंड टू ब्रांच 50,000 का है और स्टॉक दे रखा है 20,000 का। तो
ओपनिंग जो स्टॉक दे रखा है उसकी एंट्री सबसे पहले है। स्टॉक को ब्रांच के डेबिट में लिखा है, इंदौर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट इंदौर ब्रांच अकाउंट 20,000 रुपए। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और ज्यादा लिखना है तो टू ब्रांच अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ ओपनिंग स्टॉक इनटू द ब्रांच अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमने करी है जो अभी आपको दिखाई मैंने, गुड सप्लाई के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, सिर्फ इंदौर ज्यादा जोड़ दिया है हमने। अभी सिंगल हमारे पास ब्रांच दिख रही है तो सिंपल एंट्री भी आप पास कर सकते हैं, इंदौर ब्रांच अकाउंट डेबिट की जगह ब्रांच अकाउंट डेबिट कर लो अभी आप, टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। तीसरी जो हमने एंट्री करी है वो कैश के लिए करी है, कैश जो आपने भेजा है ब्रांच को 300 रुपए का एक्सपेंसेस के लिए। रिसीवर फिर ब्रांच अकाउंट हो गया, एंट्री बन गई इंदौर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट है जो ब्रांच से हमें कैश रिसीव हुआ है, हमें का मतलब हेड ऑफिस को ब्रांच से जो कैश रिसीव हुआ है 60,000 रुपए का, उसकी एंट्री पास हो गई है कैश अकाउंट डेबिट इंदौर ब्रांच अकाउंट। ये एंट्रीज आपने नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर गुड्स रिटर्न की हमने एंट्री, नीचे आपको और भी एंट्री से दिख नहीं रही है, सीधे अकाउंट आ गया है, आप और भी एंट्रीज कर लीजिए, गुड्स रिटर्न की आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने ब्रांच अकाउंट बना हुआ है, एक तो एंट्रीज अभी आपकी मिसिंग है, उस एंट्रीज के बारे में हम फिर से बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और इस टाइम में हमको ब्रांच अकाउंट पूरा का पूरा बनाना है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर ब्रांच अकाउंट बना हुआ है। ब्रांच अकाउंट में देखिए डेबिट साइड में टू स्टॉक एट इंदौर ब्रांच, ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपए का लिख दिया। टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, जो मटेरियल सप्लाई किया था 50,000 का वो है डेबिट में। फिर टू कैश अकाउंट, ये एक्सपेंसेस के लिए है। एक्सपेंसेस में हमने दो तरह के एक्सपेंसेस किए थे, एक 200 और एक 100 रुपए, यानी टोटल 300 रुपए के एक्सपेंसेस हैं। अब फिर इसके बाद हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अभी इसको लिखने में अभी थोड़ा टाइम है। क्रेडिट में देख लीजिए, क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, ये कैश वो अमाउंट है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है 60,000 रुपए का। बाय स्टॉक एट इंदौर ब्रांच, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का 15,000 का। बाय पिटी कैश, क्लोजिंग बैलेंस कैश का 10 रुपए। और फिर इसके अलावा जो प्रॉफिट निकल कर आया है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व है। आप इसके लिए, अब आपके लिए ये 2-3 मिनट हैं, इसकी एंट्रीज आपको पास करनी है। 5 मिनट आपको दे देते हैं क्योंकि 5 एंट्रीज आपके सामने लिखी हैं, इसको आप लिखिए, फिर 5 मिनट के बाद आपसे बात करेंगे कि ये एंट्रीज आपको समझ में आई या नहीं आई, आपसे पूछेंगे कि आपने ये एंट्रीज करी या नहीं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000, इसकी जनरल एंट्री पास करिए। गुड सप्लाई टू ब्रांच 1 लाख, इसकी क्या एंट्री होगी। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 500 और कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। ये 5 एंट्रीज हैं, 5 मिनट आपके पास हैं और फिर हम आपसे बात करेंगे कि ये एंट्रीज आप कर पाए हैं या नहीं। हाँ, जिन बच्चों ने एंट्रीज पास कर ली हैं वो अपना खड़े होकर अपना नाम बताएं और बताएं कि आपने पहली वाली जो एंट्री है वो क्या पास करी है। मुझे स्क्रीन पे सिवनी कॉलेज दिखाई दे रहा है, सिवनी कॉलेज। हेलो, हाँ बोलिए। मैम फ्रॉम हमीदिया कॉलेज भोपाल। हाँ, फर्स्ट एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 20,000। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आप ही की कॉलेज से दूसरा स्टूडेंट सेकेंड एंट्री बताए। आप बैठ जाओ। या मैम। हाँ, दूसरा स्टूडेंट बताए सेकेंड एंट्री, सिंपल है वो भी बता सकते हो, बताइए। हाँ बिल्कुल, खड़े होइए।
हाँ बताइए। ब्रांच सेकेंड एंट्री। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी और कोई स्टूडेंट्स इस कॉलेज से, भोपाल से बताना चाहेगा? चलिए और किसी कॉलेज के पास चलते हैं। हेलो हाँ मैम, बोलिए। थर्ड एंट्री, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, थर्ड टू एंट्री, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, कैश ही लिखेंगे। एक्सपेंसेस अंदर कॉलम के अंदर हम ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मैम, हाँ 500 500। हाँ ठीक है। अब हम किसी और कॉलेज के पास चलेंगे। ओके मैम। जी, और किसी कॉलेज से स्टूडेंट्स खड़े हों और बताएं। अभी हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ दो एंट्रीज रह गई हैं, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक की। हेलो। हाँ यस मैम, फोर्थ एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और लास्ट भी बता दो, और कोई कॉलेज नहीं खड़ा हो रहा है, आप ही बता दो, आप ही बताइए। लास्ट एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हेलो। गुड, तो आपको ये समझ में आया, ये जितना आज हम लोग ने पढ़ा ये सब समझ में आ गया भोपाल को? यस मैम। वेरी गुड, हेलो, बहुत मंडा अच्छा। कॉलेज। हाँ, और कुछ पूछना चाहते हैं? कोई पूछना चाहते हैं तो वो बताइए। नो मैम। बैठ जाइए। घर पे भी करिए, आगे के जो 4-5 क्वेश्चन है वो सब इसी तरीके से बन जाएंगे। आज हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये देखा है, ये डिपेंडेंट ब्रांच का डेटस मेथड के अंदर क्वेश्चन किया है। तो आज हमने सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांच का डेटस मेथड ही कर पाए हैं। इसके अलावा अभी आपके पास दो मेथड और हैं, जो डेटस एंड स्टॉक, और एक तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड। उससे हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है पाए हैं। और कुछ कॉलेज जो कुछ क्वेश्चन हो जिसके पास, वो आप पूछ सकते हैं कि आज हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा है इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, या आपके दिमाग में कुछ और चीज आ रही हो ब्रांच से रिलेटेड, तो वो आप पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा लगा, सभी को समझ में आ गया है, इसलिए हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छे से आप लोगों ने शांति से सुना, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब भी दिए। सारी एंट्रीज आप लोगों ने पास भी कर ली। अब आपके पास एक होमवर्क है, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास लगे उसके पहले आप ब्रांच अकाउंट और भी पढ़कर आएंगे, जिससे आपके सामने क्वेश्चन भी हो। क्वेश्चन पूछने का मतलब केवल इतना नहीं होता कि हमें नहीं आता। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये भी होता है कि हम पढ़कर आए हैं तो हमें ये चीज समझ में नहीं आई, इसके बारे में आप हमें बताइए, या कोई भी एडिशनल चीज जो आपके दिमाग में हो और जिसको हम पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो, हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। नमस्कार।